अब हम पिछले वीडियो में अंग्रेजी साहित्य का इतिहास बहुत ही संक्षिप्त भाषा में बहुत ही कम शब्दों में पढ़ा था। अब उसके आधार पर अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ फैक्ट्स आपको दे रहे हैं इस वीडियो में, तो आप बने रहें। कई सौ साल पहले जब अंग्रेजी भाषा में भी अपने शुरुआती दौर में थी, तब इसके साहित्य की यात्रा शुरू हो चुकी थी। इसे हम अलग अलग युगों पीरियड्स में बांटते हैं ताकि आसानी से समझा जा सके। प्राचीन अंग्रेजी ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 से 1066 एज भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है मुख्य विशेषताएं। अंग्रेजी साहित्य की शुरुआत इसी युग में हुई। इस समय लिखी गई रचनाएं मुख्य रूप से मौखिक ओरल थी। धार्मिक और वीरगाथा प्रधान साहित्य लिखा गया। लैटिन और नॉर्स भाषाओं का प्रभाव पड़ा। ब्यूल्फ यह एक महाकाव्य है जिसमें वीर योद्धा बीउल्फ दानव ग्रेंडल और उसके परिवार से युद्ध करता है। द वांडरर एंड द सी फेरर ये दो कविताएं अकलेपन और संघर्ष को दिखाती है। एंग्लो सैंकल सैंक्सन क्रॉनिकल इतिहास का पहला विस्तृत दस्तावेज है जो इसी ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिखी गई थी। अब देखिए यूजीसी नेट में संभावित क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे पुराने अंग्रेजी कविता कौन थी, तो आपको लिख देना है ब्यूल्फ। ब्यूल्फ में मुख्य दानव कौन था, तो आपको बता देना है ग्रेंडल। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल किसने लिखा, तो आपको बता देना है किंग अल्फ्रेड ने इसे संरक्षित किया था, यानी उसी ने लिखा था। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या क्या है, तो इसको बोलेंगे कि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद अंग्रेजी पर फ्रेंच और लैटिन का प्रभाव बढ़ गया। धर्म और नैतिकता पर आधारित साहित्य लिखा जाने लगा। इस दौर में जॉफ्रे चाउसर ने अंग्रेजी को नई पहचान दी। जॉफ्रे चाउसर क्या लिखे, द कैंटरबरी टेल्स। इसमें तीर्थयात्रों की 24 कहानियां शामिल हैं। विलियम लैंगलैंड पियर्स द प्लोमैन लिखे। सर ग्वान एंड द ग्रीन नाइट एक प्रसिद्ध रोमांस कहानी है। जॉन वाइक्लिफ उन्होंने पहली बार बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पहली बार बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो आपको बताना है जॉन वाइक्लिफ ने। अब एग्जाम में कैसे आ जाएंगे। जॉफ्रे चाउसर को किस नाम से जाना जाता है, तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। द कैंटरबरी टेल्स कितनी कहानियां हैं, टोटल 24। पियर्स प्लोमैन के लेखक कौन था, तो विलियम लैंगलैंड। और रेनेसन आ गया 1500 से 1660 ईस्वी को, रिनासा जिसको बोला जाता है रेनेशन रिनासा। कला विज्ञान और साहित्य में क्रांति आई। मतलब रिनासा जो है इसमें कला विज्ञान और साहित्य में क्रांति आई, मतलब हर एक फील्ड में समझिए कि रिनेसा में रिनासा पीरियड में हर एक फील्ड में क्रांति आई। धर्म और नैतिकता के बजाय मानवता ह्यूमनिज्म पर जोर दिया जाने लगा। ड्रामा और कविता का स्वर्णिम युग आया। एलिजाबेथन युग क्या है, इसी पुनर्जागरण जो रेनेसन है 1660 में, इसी के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे पीरियड भी आए, जैसे एलिजाबेथन युग आ गया 1558 से 1603, जो 1500 से 1660 के बीच का ही पीरियड है। इस दौर को शेक्सपियर और मार्लो के लिए जाना जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर क्या लिखा, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, रोमियो जूलियट और बहुत सारी चीजें। क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फॉस्टस इडम्यून स्पेंसर द फेरी क्वीन लिखा था। जेकोबियन और कैरोलिन युग 1603 से 1649 आया। इस दौर में बेन जॉनसन और जॉन डॉन का प्रभाव बढ़ा। मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे जॉन डॉन ने कॉम्प्लेक्स कविताएं लिखी। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कैनोनाइजेशन, डेथ बी नॉट प्राउड, ये सब क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्री है। शेक्सपियर के कितने नाटक है, तो 37। डॉक्टर फॉस्टस का मुख्य लेखक कौन है, क्रिस्टोफर मार्लो। मेटाफिजिकल पोएट्स में प्रमुख कवि कौन थे, तो आपको जवाब देना है जॉन डॉन थे। न्यो क्लासिकल एज, इस युग में तर्क, अनुशासन और व्यंग का प्रभाव था। न्यो क्लासिकल नया, न्यो से मतलब नया, कुछ नया आ गया अब। तो क्या होगा, तर्क आ गया, अनुशासन आ गया, व्यंग होने लगा। इसे तीन भागों में बांटा जाता है। रेस्टोरेशन एज, फिर ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जो नया वाला युग है न्यो क्लासिकल नव शास्त्रीय युग, इसको तीन भागों में बांटा गया है। जॉन ड्राइडन उस समय थे। बैसला में नेचीटोफेल उनकी बुक फेमस हुई। अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक, जिसमें एक लड़का ने एक लड़की के बाल की जो चोटी है उसको काट देता है। जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखते हैं।
तो इस तरह क्वेश्चन आएगा, गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन था? जोनाथन स्विफ्ट। द रेप ऑफ द लॉक किस प्रकार की कविता है? तो मौकी पीक है। रोमांटिक एज 1798 से 1837। रोमांटिक एज, लोगों को लगता है रोमांटिक का मतलब कि चुमा चाटी, या फिर लगता है कि प्यार मोहब्बत, टचिंग द हेयर एंड किसिंग द लिप्स, वो सारी कहानी नहीं। रोमांटिक का मतलब है प्रकृति से प्यार। इस युग में प्रकृति और भावनाओं को प्राथमिकता दी गई, न कि स्त्री पुरुष को। इसमें कवि प्रकृति से, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ों, नदियों, बरसातों, बादलों से प्यार करता है, न कि किसी औरत से, न कि किसी लड़की से। बहुत लोग कंफ्यूज में रहता है कि रोमांटिक एज में ये सब होता होगा। तो रोमांटिक एज चूंकि मनुष्य और प्रकृति के भावनाओं का युग था। इस दौर के कवियों को लेक पोएट्स भी कहा जाता है। देखिए, लेक पोएट्स भी कहा जाता है। लेक मीन झरना, पोएट्स यानी झरना, पहाड़, इन सब से प्यार करने वाले कवियों को रोमांटिक युग कहा गया। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? लिरिकल बैलेड्स। क्या लिखे? लिरिकल बैलेड्स। सैमुअल टेलर कोलरिज क्या लिखा? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर। जॉन किट्स क्या लिखा? ओड टू ए नाइटिंगेल। पीबी शेली, ओड टू द वेस्ट वाइंड। लिरिकल बैलाड्स किन दो कवियों ने लिखी? तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने। विक्टोरियन एज से आइए देखते हैं, विक्टोरियन एज में क्या हो गया? औद्योगिकरण और समाज सुधार पर ध्यान दिया गया विक्टोरियन में। विक्टोरियन को उपन्यासों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चार्ल्स डिकेंस आए, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन जैसी बहुत सारी उपन्यास लिख दिए। चार्लोटी ब्रोंटी जेन एयर लिखी, इमली ब्रोंटी wuthering हाइट्स लिखी, थॉमस हार्डी टेस्ट ऑफ द डबरविल्स लिख दिए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखा? तो आपको बोल देना है चार्ल्स डिकेंस ने। जेन एयर की लेखिका कौन थी? चार्लोटी ब्रोंटी ने। जेम जोयस उलाइसिस ने। टी एस इलियट, द वेस्टलैंड। वर्जीनिया वुल्फ, टू द लाइट हाउस। द वेस्टलैंड का लेखक कौन था? टी एस इलियट। अब मॉडर्न एज आ गया। इसमें क्या हो गया? विज्ञान, युद्ध, मनोविज्ञान और अस्तित्ववाद का प्रभाव बढ़ा। 1901 से 1945 में आप जान रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध भी इसी पीरियड में हुआ था। 1919 से लेकर 1945 के बीच में। 1939, 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध, और 1939 से 1945 में दूसरे विश्व युद्ध हुआ था। तो युद्ध के कारण अब कवियों के माइंड पर बहुत सारा प्रभाव हुआ था। अब क्या लिखता था? ह्यूमनिज्म पर बढ़ावा देने लगा, विज्ञान पर, युद्ध पर, मनोविज्ञान पर, अस्तित्ववाद पर, रियलिज्म और मॉडर्निज्म, ये सारी चीज हो गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस तकनीकी का विकास किसमें हुआ? मॉडर्न एज में ही हुआ। टी एस इलियट क्या लिखे इस समय के कवि हैं? तो द वेस्टलैंड 1922 में लिखे। डब्ल्यू बीट्स द सेकेंड कमिंग, एजरा पाउंड कैंटोस लिखा। टी एस इलियट की द वेस्टलैंड 20वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली कविता मानी जाती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस तकनीकी पहली बार कविताओं और उपन्यासों में अपनाई गई। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? द वेस्टलैंड की रचनाकार कौन है? तो टी एस इलियट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस तकनीक किसने विकसित की? तो जेम्स जोयस और वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की कंसेप्ट लाया था। मॉडर्निस्ट नॉवेल्स में जेम्स जोयस उलाइसिस लिखते हैं, वर्जीनिया वुल्फ टू दी लाइट हाउस लिखता है, डी एच लॉरेंस सन्स एंड लवर्स लिखता है, एम फोस्टर ए पैजेस टू इंडिया। और इनका ईस्वी भी आपको साथ साथ याद करते जाना है, ताकि मैचिंग वाले क्वेश्चन में आप इसे आराम से मैचिंग कर सकते हैं। तो इस सबको आपको याद रखना है। उलाइसिस की पूरी तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस तकनीकी पर आधारित है। उलाइसिस है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पर आधारित है। वर्जीनिया वुल्फ का टू दी लाइट हाउस फेमिनिज्म, नारीवाद और मनोविज्ञान को दर्शाता है। डी एच लॉरेंस के उपन्यास यौनिकता और मनोविज्ञान पर केंद्रित होते हैं। उलाइसिस का लेखक कौन है? जेम्स जोयस है। पैजेस टू इंडिया का विषय क्या है? तो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इसमें कहानी है। पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से वर्तमान में क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साहित्य में सामाजिक अस्थिरता, मानव अस्तित्व और पहचान की खोज पर जोर देने लगा लोग। आयरनी, व्यंग, पैरोडी, अनुकरण, इंटरटेक्चुअलिटी, पाठों का मिश्रण और मेटाफिजिकल, स्वयं को साहित्य के रूप में देखने वाली कहानी जैसी तकनीकें उभरी। अब्सर्ड थिएटर का विकास इसी पीरियड में हुआ। अब देखिए पोस्ट मॉडर्न में कौन कौन है? जॉर्ज ऑरवेल,
जॉर्ज ऑरवेल 1984 लिखे, 1984 लिखे, और कितने ईस्वी में लिखे? 1949 में। एनिमल फार्म हाउस 1945 में। सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो 1953 में लिखे। विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ फ्लाइज लिखे। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में लिखे थे। 1984 में बिग ब्रदर नाम का एक तानाशाही सरकार का चित्रण किया गया है। 1984 जो 1984 जो बुक है जॉर्ज ऑरवेल की, उसमें कहानी क्या है? तो बिग ब्रदर नाम का एक तानाशाही सरकार के बारे में बोला गया है, जो कैसे लोगों को छुप छुप के भी सुन लेता है, वो चाहे वो अपने घर में बात करते हैं या बाहर, और उन पर अत्याचार करता है। वेटिंग फॉर गोडो नाटक ने अब्सर्डिज्म बेतुकेपन का रंगमंच को जन्म दिया है। वेटिंग फॉर गोडो किस प्रकार का है? तो अब्सर्ड थिएटर के अंतर्गत आता है। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन ने मैजिकल रियलिज्म को लोकप्रिय बनाया। वेटिंग फॉर गोडो किस प्रकार का नाटक है? आपको उत्तर देना अब्सर्ड प्ले है। 1984 में बिग ब्रदर का क्या अर्थ है? तानाशाही सत्ता का प्रतीक। अब एक कंटेम्प्ररी लिटरेचर, 21वीं शताब्दी का जो कंटेम्प्ररी लिटरेचर है उसमें हम देखिए क्या आता है। तो अभी जो 21वीं शताब्दी का लिटरेचर है वो किस पर आधारित है? बहु सांस्कृतिक, मल्टी कल्चरल हो गया है, डिजिटल हो गया है, इंटरेक्टिव हो गया है। लोग ई बुक लिख रहा है, ई पोएट्री लिख रहा है, ई नोवेल लिख कर अमेजन पे, किंडल पे कहाँ कहाँ डाल रहा है मल्टी हो गया है, व्हाट्सएप पर जा रहा है। तो इस तरह का कंटेम्प्ररी लिटरेचर डिजिटल हो गया। पर्यावरण के बारे में लिख रहा है, वैश्वीकरण, डिजिटल मीडिया, पोस्ट ट्रूथ जैसे विषयों पर लिखा जा रहा है। इसमें कौन कवि है भाई? जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर सीरीज, जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर जो सीरीज है वो क्या है? कंटेम्प्ररी लिटरेचर की उदाहरण है। काजो इशुगुरु नेवर लेट मी गो, मुझे कभी मत जाने दो, काजो इशुगुरु लिखते हैं। मार्गरेट अट्यूड द हैंडमेड्स टेल लिखते हैं। अब इससे क्या क्या आ जाएंगे आपको एग्जाम में? द हैंडमेड्स टेल का लेखक कौन है? तो आपको बताना है मार्गरेट अट्यूड। अब देखिए, अब जो हम आपको ऊपर पढ़ाए थे इसको हम ऐसे आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। ओल्ड इंग्लिश कब से शुरू हुआ? 450 से 1066 में। और इसमें सबसे प्रसिद्ध बुक कौन थी? तो बीउल्फ थी। मिडिल इंग्लिश 1066 से 1050। और इसमें कौन कवि रहते थे? तो चाउसर। रेनेशन, रेनेशन पीरियड क्या है? 1500 से 1660 के पीरियड को रेनेशन बोला जाता है, और इसमें क्या है? शेक्सपियर। नियो क्लासिकल एज आया 1660 से 1798 में, नियो क्लासिकल एज आया। इसमें ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप जैसे कवि आए, राइटर आए। रोमांटिक एज क्या है? 1798 से 1837 तक। वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और पीबी शेली, एसटी कोलरिज जैसे इसमें लोग आए थे। मेन है वर्ड्सवर्थ और कीट्स। विक्टोरियन एज कब आया? 1837 से 1901 तक। इसमें चार्ल्स डिकेंस फेमस हुए थे। मॉडर्न एज 1901 से 1945 तक। इसमें टीएस एलियट काफी फेमस हुए। पोस्ट मॉडर्न में सलमान रश्दी फेमस हुए हैं। तो आज का क्लास इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी एमसीक्यू आपको बताएंगे और इस पर अध्ययन किया जाएगा इसी से।